आ जाओ। हम लोग पहले पढ़े क्या, फर्स्ट ग्रेट डिबेट। फर्स्ट ग्रेट डिबेट किसके और किसके बीच में हुआ था? आइडियलिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म। रियलिज्म के बीच में हुआ था। हम लोग बहुत सारा पढ़े, ठीक है। आइडियलिज्म के बारे में पढ़े, रियलिज्म के बारे में पढ़े, ठीक है। इसको बोला था फर्स्ट ग्रेट डिबेट। आइडियलिज्म पीस को फॉलो करती है, रियलिज्म बोल रही कि नहीं वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। फिर हम लोग ये भी देखे कि आइडियलिज्म से कितना ये रियलिज्म का कितना टैप आया, न्यू रियलिज्म आए, है ना, ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म आए, सबके थिंकर भी पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ग्रेट डिबेट, ठीक है। सेकंड ग्रेट डिबेट, अच्छा, सेकंड ग्रेट डिबेट जो है आयर में होता है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। सेकंड ग्रेट डिबेट आज मैं तुमको पढ़ाती ना तो मैं कुछ कुछ यहाँ से ही ये वाला टॉपिक पढ़ाती, अगर मैं कल क्लास पढ़ाती तुम लोगों को तो सिस्टम थ्योरी पढ़ाती कॉम्पिटिटिव में, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं आज तुम लोगों को सिस्टम थ्योरी पढ़ाऊंगी। कॉम्पिटिटिव का सिस्टम थ्योरी अलग है और तुम्हारा ये इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग है। देखो, सेकंड ग्रेट डिबेट जो है ना तुम्हारा किसके और किसके बीच में हुआ है? ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म। कॉम्पिटिटिव वाला आ गया, खाली ये आयर में है ना, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड ग्रेट डिबेट आयर में किसके और किसके बीच में हुआ है? तो ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म जो है वो किस पर बेस्ड है? वो आइडियलिज्म है एंड हिस्टोरिकल है, ठीक है। ट्रेडिशनलिज्म जो है, जो ट्रेडिशनलिज्म अप्रोच है आयर में, वो क्या है? वो आइडियलिज्म है, वो हिस्टोरिकल बेस्ड। वो जो भी अगर किसी भी चीज का स्टडी करता है ना तो आइडियलिज्म के तौर पर इंटरप्रिटेशन करता है। ट्रेडिशनलिज्म अप्रोच जो है ना आयर में, वो वैल्यू पे बेस्ड है, वो एथिकल है, वो लीगल नॉर्म्स पे फोकस करता है, वो फिलोसफिकली इंक्वायरी करता है। किसी भी चीज के बारे में अगर वो स्टडी करेगा तो बिल्कुल फिलोसफी की हुआ था, कैसा हुआ था, है ना। जैसे एरिस्टोटल प्लेटो, वो लोग क्या है, वो लोग फिलोसफिकल अप्रोच के ट्रेडिशनल थिंकर है ना, तो वो कॉम्परेटिव में है। लेकिन आयन में तुम देखोगी तो आयन में भी ट्रेडिशनलिज्म अप्रोच पढ़ेंगे तो इनका भी फोकस क्या है? वैल्यू पे बेस्ड होंगे। इनका भी जो ट्रेडिशनलिज्म अप्रोच का जो फोकस होगा वैल्यू पे बेस्ड होगा, एथिक पे होगा, लीगल नॉर्म्स के ऊपर होगा, फिलोसफिकल इंक्वायरी होगी। जो इनका जो स्टडी करने का जो तरीका होगा वो क्वालिटेटिव मेथड होगा, ठीक है। ट्रेडिशनलिज्म अगर स्टडी करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, सॉरी क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे। और ये इंस्टीट्यूशन का स्टडी करेंगे तो कैसा इंस्टीट्यूशन का स्टडी करेंगे? बिल्कुल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करेंगे, लाइक डिप्लोमेसी का स्टडी करेंगे, लॉ का करेंगे, मॉरलिटी का करेंगे। जैसे कुछ थिंकर है ट्रेडिशनल का, जैसे हैडली बुल हो गया है, मार्थिन वाइट हो गया है, इंग्लिश स्कूल हो गया, ये सब तुम्हारा ट्रेडिशनलिज्म के अंदर आएंगे। बिहेवियरलिज्म कौन होगा भाई? बिहेवियरलिज्म जो है, बिहेवियरलिज्म जो होते हैं ना, वो सीक टू मेक आयर एंड सेंस विद द एम्पिरिकल एंड वैल्यू फ्री रिसर्च। बिहेवियरलिज्म हमें पहले भी तुम लोगों को पढ़ाई। बिहेवियरलिज्म मतलब क्या? जो साइंस पे बेस्ड, जो साइंटिफिक, जो किसी भी चीज की स्टडी करती है तो वो बोलती है कि वो साइंटिफिक बेस्ड है ना। वो अगर किसी भी अप्रोच का स्टडी करेगी, किसी भी चीज का स्टडी करेगी, है ना, तो वो साइंटिफिकली स्टडी करेगी, इम्पेरिकली डेटा को फाइंड आउट करेगी, है ना। वो बोलती है कि रिसर्च जो है वैल्यू फ्री है, रिसर्च में वैल्यू का कोई जगह नहीं है ना। बिहेवियरलिज्म बोलती है कि रिसर्च में वैल्यू की कोई जगह नहीं है, बल्कि रिसर्च जो है वो साइंस पे बेस्ड है, इम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड है ना। और ये कौन सा मेथड यूज करेगी? जब बिहेवियरलिज्म स्टडी अगर हम लोग अप्रोच करेंगे आयर में तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वांटिटेटिव मेथड। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्या आएगी? सर्वे, सर्वे करना, है ना, मेजरमेंट यूज करना, ये सब। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सा आएगा बिहेवियरिज्म के अंदर। जैसे गेम थ्योरी हो गया, कम्युनिकेशन थ्योरी हो गया, सिस्टम थ्योरी हो गया, डिसीजन मेकिंग मॉडल हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा बिहेवियरलिज्म थ्योरी है, बिहेवियरलिज्म थ्योरी, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ थिंकर है, मैं देख लेती हूँ। बिहेवियरलिज्म का ये थिंकर मैं नहीं देखूंगी, मैं भी दिखा रही हूँ बिहेवियरलिज्म का थिंकर।
मैं आगे भी चल के दिखाऊंगी बिहेवियरिज्म का थिंकर, ठीक है। पहले मैं ट्रेडिशनलिज्म स्कूल के बारे में पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में बिहेवियरिज्म की थिंकर दिखाऊंगी कुछ। जैसे इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंग्लिश स्कूल क्या है, ठीक है। इंग्लिश स्कूल को क्वाइन किसने किया था, तो रॉय जॉन्स ने किया ये था। ये एग्जाम, ट्रेडिशनल का है। हाँ ये ट्रेडिशनल का है। मैं अभी बताई ना कि ट्रेडिशनल स्कूल में तुम्हारा इंग्लिश स्कूल आएंगे। हाँ। अभी मैं बोली ना कि ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर हैडी बुल आएंगे, मार्टिन वाइट आएंगे और इंग्लिश स्कूल आएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं इंग्लिश स्कूल पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पढ़ाऊंगे भी है। द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट emphasizes the concept of international society where state interact based on the shared norms and value institution despite present of anarchy। इंग्लिश स्कूल बोलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इनारिकी होने के बावजूद लोग जो है अपना नॉर्म्स एंड वैल्यूज को शेयर करते हैं। लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनारिकी होने के बावजूद लोग जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इंटरकनेक्ट, एक लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अपने नॉर्म्स को अपने वैल्यूज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरकनेक्टेड। फोकस ऑन इंटरनेशनल सोसाइटी। इंग्लिश स्कूल का जो फोकस है वो इंटरनेशनल सोसाइटी के ऊपर फोकस है। स्टेट आर स्टेट आर सीन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी गवर्न बाय कॉमन रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बोले कि इंटरनेशनल सोसाइटी में तुम देखोगी कि एनआरकी होने के बावजूद इंस्टीट्यूशंस और जो इंस्टीट्यूशंस के जो रूल्स होंगे जो भी वो कॉमन होते हैं। कॉमन रूल्स के थ्रू ही पूरे सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, स्टेट को गवर्न किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस एट द कोर, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन जो होता है ना वो कोर होता है, ठीक है। इंसान को मेन माना जाता है, इंसान को सेंट्रल में माना जाता है। इट प्रायोरिटीज द रोल ऑफ ह्यूमन एक्शन। बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग ह्यूमन एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन के आइडियाज, इनको ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर सेव किए जाते हैं ना, तो कैसे सेव किए जाते हैं, इंसान के आइडियाज से, उनके एक्शन से। इंसान के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंग्लिश स्कूल में। इंग्लिश स्कूल बोलती है मतलब यहाँ पे कि इंटरनेशनल रिलेशन में इनारिकी है, फिर भी लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में ये अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को शेयर करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसको शेप कैसे किया जाता है, इंसान के आइडियाज से, उनके एक्शन से, है ना। बोला कि इनारिकी एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड। बोला जबकि इनारिकी है, एग्जिस्ट है, इट इज ए व्यू एज ए कंडीशन शेप बाय सोशल इंटरेक्शन, ना कि देन प्योरली पोएटिक स्टेट। बोला कि हाँ ये बात मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अनारकी नहीं है। अनारकी होने के बावजूद जो है ना स्टेट में ना इंटरक्शन, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लोग एक दूसरे में, ना कि कोई क्वाइटिक स्टेट है। जैसे तुम सुनी होगी कि हॉब्स क्या बोलते हैं कि जो मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही सॉरी क्वाइटिक है। क्वाइटिक मतलब लड़ाई झगड़ा अफरा तफरी मच रहा हुआ है ना। लेकिन ये बोले कि हाँ इनारकी है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप किए हुए में, दोस्ती। जैसे आज का तुम सिचुएशन देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में एनआरकी है, बट क्या इंडिया का दोस्ती यूएस से नहीं है, इंडिया का दोस्ती यूएसएसआर से नहीं है, इंडिया का दोस्ती मिडिल ईस्ट से नहीं है, नहीं है, है कि नहीं है। फिर भी लोग सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट है ना, मिलते हैं जुलते हैं बात करते हैं, है ना। Political constructed through ideas and ideological. Political action and structure are influenced by their belief and ideology। बोले कि देखो भाई अनर्की होने के बावजूद लोग जो है ना अपना उनका जो पॉलिटिकल बिलीव है, तुम्हारा पॉलिटिकल बिलीव किस चीज पे है, तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या है, तुम्हारा कल्चर क्या है, फिर भी एक दूसरे के साथ शेयर होता है। देखो मेरा बात सुनो, कहने का मतलब है कि ये तुम चल जाओ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट एक पूरा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। लेकिन इंडिया का आज मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छा दोस्ती है कि नहीं। वैल्यू शेयर कर रहे कि नहीं, बिलीव शेयर कर रहे कि नहीं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वैल्यू बिलीव एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हम सुने थे कि जब दिवाली हुआ था तो तुम्हारा यहाँ क्या नाम है गल्फ कंट्री में भी मनाया गया, ठीक है, और बहुत अच्छे थे।
तो क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि एक दूसरे के बिलीव और एक दूसरे के वैल्यू को शेयर किया जा रहा है। एनआरकी होने के बावजूद देखो मिडिल ईस्ट में जाके तुम्हारा वहां पे दिवाली मनाया जा रहा है, और भी खूब अच्छे शानदार तरीके से मनाया गया। हालांकि मिडिल ईस्ट क्या है तुम्हारा, जैसे कि तुम दुबई देख लो, सऊदी अरब देख लो, बिल्कुल मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी क्या किए वो लोग दिवाली को मनाए, है ना? क्यों मनाए? क्योंकि वो लोग क्या किए, एनआरकी होने के बावजूद दूसरे के कल्चर के से बिलीफ को शेयर कर रहे हैं। मतलब हम ये क्या है तुम्हारा दिवाली क्या है, वो इंडिया का बिलीफ सिस्टम है, इंडिया के लोग उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या तुम्हारा सऊदी अरब में मनाया गया दिवाली, तो यानी वो क्या कर रहे दूसरे के कल्चर से इंटरेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, है ना? इंग्लिश स्कूल ये बोलना चाह रहा, एनआरकी होने के बावजूद लोग एक दूसरे के कल्चर से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कंट्री एक दूसरे से मिलता है। कोहेटिक सिचुएशन होने के बावजूद, मतलब कोहेटिक सिचुएशन नहीं बल्कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है? लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब तुम देखी होगी जैसे कि इंडिया में तो भी जैसे मुस्लिम है तो वो तो है, लेकिन फिर भी तुम देखी होगी कि जब यहाँ पे ईद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे कि वो ट्वीट किए, ईद मुबारक दिए, तो बाहर कंट्री के जो मतलब जो मिडिल ईस्ट के साथ उनके अच्छा दोस्त थी उनको मुबारकबाद दिए। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीका का जो आइडियाज है ना वो शेयर हो रहा, जो आइडियोलॉजी है ना वो शेयर हो रहा है। मतलब हम भी आपके बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, भले ही, है ना, आप हमारे बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। इंडिया का बिलीव है कि मेरा मेरा बिलीव इंडिया का बिलीव है मेजोरिटी ऑफ पीपल का कि मेरा दिवाली मेरा होली, है ना? उस तरह वहां भी इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। और वहां का मिडिल ईस्ट का बिलीफ सिस्टम क्या है, ईद बकरीद, तो यहाँ के लोगों को इम्पोर्टेंट दे रहे। तो यहाँ पे वही बोले इंग्लिश स्कूल कि इतना एनआरकी होने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ नॉर्म्स वैल्यू आइडियाज को शेयर करते हैं और इंटरेक्ट होते हैं। वो उसके फेस्टिवल से इंटरेक्ट है, उसके कल्चर से इंटरेक्ट है, उसके नॉर्म्स उसके वैल्यू से इंटरेक्ट है, फिर दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट है। जैसे तुम ये एग्जांपल ले सकती हो, जैसे कि क्रिसमस, क्रिसमस तो इंडिया का नहीं है, क्रिसमस कोई इंडिया का नहीं, वो क्रिश्चियन का है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हो क्रिसमस होता है तो हम लोग भी सबको विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, ये वो, है ना? सब कोई करता भी है, बहुत कोई लोग। तो ये एक तरीके का तुम्हारा है ना नॉर्म्स एंड वैल्यूज को शेयर करने का बात हो गया, ठीक है? समझ में आया कि नहीं इंग्लिश स्कूल क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा कि बहुत इतना। अच्छा, बहुत अच्छा समझाया। हाँ हम तो थैंक यू। जानते भी, हम पढ़े ही नहीं थे ये, बस सुनते थे इंग्लिश स्कूल। हाँ इंग्लिश स्कूल का फिंगर भी एग्जाम में आया हुआ है। इंग्लिश स्कूल का एक बार क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा इंग्लिश स्कूल का थिंकर है। हैडली बुल जो है ना वो इंग्लिश स्कूल के थिंकर है, ठीक है? हैडली बुल जो है वो इंग्लिश स्कूल के थिंकर है। मैं भी नहीं पढ़ी थी, मतलब बुक पढ़ी हूँ ना तो समझ में आ गई, ठीक है? बुक पढ़ने से मतलब तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। और किसी चीज का जब तुम प्रिपरेशन करोगी ना तो उससे तुमको आन नॉलेज होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग अगर नेट हाँ, क्वालिफाई भी हो जाए तो तुम लोग कभी बैठना मत कि नहीं अब जब निकलेगा तभी मैं नहीं, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। किसी भी चीज को धर लेना, यूपी का ही सिलेबस को लेके पढ़ लेना, यूपी का जो यूपीपीएससी से निकलता है ना वही का सिलेबस लेके कवर करो। या फिर तुम्हारा यूपी का नहीं एमपी का सिलेबस लेके कवर करो, एमपी का नहीं हो रहा तो तुम्हारा राजस्थान पीएससी का सिलेबस लेके कवर करो, लेकिन छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है? मेरा कहे कहीं मतलब कोई भी सिलेबस ले लो, हमको ये सिलेबस कवर करना है, हर हाल में कवर करना है, क्योंकि जब तक मुझे जॉब नहीं लगना मुझे तो पढ़ना ही है। चलो आ जाओ। अब हैडली बुल देखो क्या बोल रहे हैं, हैडली बुल। तो हैडली बुल कौन है, इंग्लिश स्कूल के थिंकर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा इंग्लिश स्कूल के थिंकर है, तो हैडली बुल, ठीक है? हैडली बुल ही वॉज ऑस्ट्रेलियन आयर थ्योरीज की थिंकर ऑफ इंग्लिश स्कूल। ये एक ऑस्ट्रेलियन के थिंकर थे, और ये ऑस्ट्रेलियन आयर थ्योरीज थिंकर है, मतलब इंग्लिश स्कूल के ये एक थिंकर है। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर है। इनकी बुक का नाम है द एनारिकल सोसाइटी 1977। अभी तुम देखिए इन्होंने कितना बात बोला है, मतलब इंग्लिश स्कूल भी तो यही बात बोला, एनआरकी होने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ कॉमन वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं। तो ये हैडली बुल इंग्लिश स्कूल के थिंकर, तो इनका भी जो व्यू होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। इनका यहाँ पे कुछ नहीं याद करना, यहाँ पे तुमको याद करना है इंग्लिश स्कूल के थिंकर कौन है, ये तो थ्योरीज कौन है, तो हेडली बुल है। इनका बुक क्या है, तो एनारिकल सोसाइटी 1977 का, ठीक है? फोकस क्या है भाई, तो इंटरनेशनल सोसाइटी जो अभी मैं पढ़ाई, है ना? स्टेट एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एक्टर, मतलब जो कंट्री है ना वो एक इंडिविजुअल एक्टर नहीं है, वो ग्लोबल कम्युनिटी है, बिल्कुल वही बात बोल रहा।
ह्यूमन रिलेशन एज अ कोर, आयर में ह्यूमन रिलेशन जो है कोर है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज शेप बाय द रिलेशन नॉर्म्स एंड एथिक्स एंड नॉट ए जस्ट ए पावर। बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो फ्रेंडशिप हो रहा, दोस्ती हो रहा, तो वो सिर्फ पावर के लेके नहीं हो रहा। इंटरनेशनल रिलेशन जो शेप हो रहा ना, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ जो दोस्ती हो रहा, तो वो सिर्फ पावर का लेके दोस्ती नहीं हो रहा, बल्कि एथिक्स के लेके दोस्ती हो रहा, नॉर्म्स को लेकर दोस्ती हो रहा है ना, एक दूसरे के बिलीव्स को लेकर, वैल्यूज को लेकर दोस्ती हो रहा। एनार्की एग्जिस्ट है लेकिन विल बी सोशल कॉन्स्ट्रक्टेड है। देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। बोला कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है ना। फिर भी एनार्की है ना। फिर भी कैसे स्टेट जो है बिहेव कर रहे हैं देख लो। ये ह्यूमन एक्शन और आइडियाज पे फोकस करते हैं जो हेनरी बुल है। बोले कि आइडियाज एंड बिलीव एंड चॉइस ऑफ लीडर एंड मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैटर करता है कि लीडर क्या चूज करे। जैसे कहने का मतलब है कि आ जाओ, नॉर्थ कोरिया का राजा, उसको तो अकेला चाहिए, उसको किसी का बिलीफ सिस्टम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे अकेला रहना, ठीक है, मुझे अकेला रहना। वहां तो पता तुमको चाइना में भी मैं सोचती हूँ, चाइना में फेसबुक फिलिस्तीन में ऐसे हुआ, लग रहा है इंटरनेट गया। हेलो, ओ हाँ आ गया। आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम देखना, जैसे कि हम लोगों को कुछ भी वर्ल्ड वर्ल्ड का कोई भी कोना में कुछ भी होता है फौरन पता चल जाता है। अरे यहाँ वो हुआ, अरे वो हुआ, अरे ये हुआ, क्यों? इंस्टाग्राम, एफबी, तुम्हारा यूट्यूब, सबके थ्रू किसी न किसी तरह से पता चल जाता है ना। कोई ना कोई तुम्हारे सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चलता है। लेकिन चाइना चाइना में और तुम्हारा नॉर्थ कोरिया में एकदम स्ट्रिक्टली बैंड है। चाइना में तो दम इतना चाइना में तो सुनते हैं कि खाली कंट्री के अंदर ही चलता है, और नॉर्थ कोरिया में सुनते पता नहीं भी चलता है कि नहीं, वहां पे चलता ही नहीं है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया ऐप टाइप का नहीं चलता है, इतना वहां पे बैन, ठीक है। अच्छा वो एक हो गया ना, हैडी बुल थे इंग्लिश स्कूल के थिंकर, एक ही दूसरा आ जाओ, ये ट्रेडिशनल स्कूल के थिंकर है, ठीक है ना। मार्टिन वाइट, इसका क्वेश्चन पहले तुम पढ़ी होगी, 3R करके, 3R आता है एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हाँ। बैठाने के, हमेशा आता था पहले। ये वाला 3R, 3R करके आता है, ठीक है ना। तो ये भी ट्रेडिशनलिज्म के थिंकर है, ठीक है ना। मार्टिन वाइट बोलेंगे इसको। इन्होंने तीन आयर में तीन ट्रेडिशंस के बारे में बात की है। इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन में 3R होता है, जिसको थ्री ट्रेडिशंस भी बोला जाता है। ये तुम जिसको बोल सकती हो थ्री ट्रेडिशन इंटरनेशनल रिलेशन में, या 3R, ठीक है। मार्टिन वाइट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्री ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको 3R बोला जाता है। ओके, अच्छा, पहला आर जो होता है ना वो रियलिज्म होता है। इन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो फोकस होता है पावर के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेट जो है ना, स्टेट जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस पे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करती है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करती है। तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज पे? मेरा इंटरेस्ट है पावरफुल बनना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, ये रियलिज्म है। पहला जो आर है वो रियलिज्म है। तो पहला आर जो है ना रियलिज्म, यानी हॉब्स एंड मैकियावेली को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैकियावेली और हॉब्स, क्योंकि मैकियावेली और हॉब्स जो है ना ये लोग क्या रियलिज्म के थिंकर है, ठीक है। मैकियावेली जो हॉब्स है ये रियलिज्म के थिंकर है। तो बोला जो मार्टिन वाइट बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्री ट्रेडिशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थ्री ट्रेडिशन को 3R भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, साफ साफ लिखा हुआ, हर जगह लिखी, थ्री ट्रेडिशन इन आयर ऑल्सो कॉल्ड 3R, है ना। तो पहला आर बोल रहा है कि जो पहला आर होता है ना वो पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है। मतलब एक स्टेट जो है ना वो अपने पावर के पीछे फोकस करती है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि एग्जाम्पल हो गया हॉब्स एंड मैकियावेली के जैसा, बिल्कुल। दूसरा आर होता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म इसका मतलब कि रैशनलिज्म का मतलब होता है कि तुम कोई भी काम कर रही हो तो तुम रैशनलिज्म को यूज कर रही हो। सी एज ए सी स्टेट एज ए पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल सोसाइटी गवर्न बाय रूल्स, डिप्लोमेसी एंड लॉ। मतलब तुम ये देखती हो कि अगर तुम्हारा, जब तुम ये माइंड लगाते हो कि इंटरनेशनल सोसाइटी को जो गवर्न किया जाता है तो वो कैसे गवर्न किया जा रहा है, कोई रूल्स होगा, कोई डिप्लोमेसी होगा, कोई रोल होगा, सॉरी कोई लॉ होगा, है ना। कोई रूल्स, कोई डिप्लोमेसी, कोई लॉ होगा, है ना। तभी इंटरनेशनल सोसाइटी को गवर्न किया जा रहा होगा, है ना। तभी स्टेट को गवर्न किया जा रहा है।
तो ये तुम्हारा एक रैशनलिज्म से अप्रोच है। और इसको अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल ग्रोट्यूज होगा, ठीक है ना, ग्रोट्यूज, ग्रोट्यूज होगा। एक एक आर जो है वो रैशनलिज्म है, जो कि पावर, कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करती है एक स्टेट का, जो कि हॉब्स एंड मैकियावेली होगी। दूसरा आर जो है वो रैशनलिज्म है। रैशनलिज्म जो है वो फोकस करती है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ डिप्लोमेसी होते होंगे, कुछ लॉ होंगे। तो इसका एग्जाम्पल गुरुट्यूज है। ओके, फिर रिवोल्यूशनरिज्म आ जाता है। रिवोल्यूशनरिज्म है ना, रिवोल्यूशन का हो गया। देखो रिवोल्यूशन तो जस्ट एक तुम्हारा रिवोल्यूशन करना, लेकिन ISM लग गया तो ये कैटेगरी हो गया रिवोल्यूशनरिज्म, है ना। ये एम्फेसिस करती है ह्यूमन यूनिटी के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में, और ग्लोबल जस्टिस के बारे में। कि ठीक है, आप देखो यहाँ पे कांत और कार्ल मार्क्स, कांत और कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि आप यूनिटी बनाइए, एकजुट होइए, और आप रिवोल्यूशन कीजिए, और आप अपना ये एक्सप्लोटेशन को खत्म कीजिए, है ना। तो इसका एग्जांपल कांट और मार्क्स हो गए रिवोल्यूशनरीज के। ठीक है, एक और थिंकर है ट्रेडिशनलिज्म के। ट्रेडिशनलिज्म में 3 थिंकर पढ़े, एक हेडली बुल पढ़े, मार्टिन वाइट का 3R पढ़े। पहला आर, ये आर एग्जाम में आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहला आर होता है रियलिज्म, दूसरा होता है रैशनलिज्म, तीसरा आर होता है रिवोल्यूशनरिज्म। ठीक है, एक थिंकर और है जो ट्रेडिशनलिज्म के है, उसको बोला जाता है आदम वाटसन। ठीक ना, आदम वाटसन जो है ये एक लीडिंग ब्रिटिश इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज है एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंग्लिश स्कूल। इसे इंग्लिश स्कूल का फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। ठीक है, his work focus historical development of international society। ये इंटरनेशनल सोसाइटी के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ना, उस पे फोकस किए हैं। ये इंटरनेशनल सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, डिप्लोमेसी है, या सॉवरिन इंस्टीट्यूट के लिमिटेशंस के बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ ये याद करना है कि जो आदम वाटसन जो है ये इंग्लिश स्कूल के फाउंडिंग मेंबर भी माने जा सकते हैं, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच के भी थिंकर है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 थिंकर पढ़े हैं। फर्स्ट है तुम्हारा, फर्स्ट थिंकर का नाम बताओ, तुम लोगों को याद है? फर्स्ट हैडली बुल, दूसरा, हाँ, दूसरा हेडली मार्टिन बुल, वाइट, तीसरा मार्टिन वाइट, आदम वाटसन। एडम और एक वेटसन। थ्योरी पढ़ी जो कि इंग्लिश स्कूल है ना, एक थ्योरी जो कि इंग्लिश स्कूल है। और जो मार्टिन वाइट है ना, इन्होंने 3R दिया है। 3R में पहला R है तुम्हारा रियलिज्म, दूसरा है रियलिज्म। रैशनलिज्म, और तीसरा है रिवोल्यूशनरिज्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, अब आ जाओ। अब वो खत्म हो गया कंप्लीट, पहले हमें समझा देती हूँ, एक बार मैं बता दे रही हूँ। अभी देखो ट्रेडिशनलिज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो सेकंड ग्रेड डिबेट हुआ है वो बिहेवियरिज्म वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म के बीच में हुआ है। RC लेफ्ट कर गई, उसका लगा, हमको लगा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म में 3 थिंकर आए हैं, है ना। एक का नाम है हैडली बुल। ठीक है, दूसरा का नाम है तुम्हारा मार्टिन मार्टिन वाइट। मार्टिन वाइट। हाँ आरती, क्या हुआ तुम्हारा, लेफ्ट हो जा रही हाँ क्या? हाँ वो ना, हाँ हाँ, लेफ्ट हो गए थे, व्हाट्सएप। ज्वाइन हो गए ठीक थे। है, अच्छा देखो देखो, एक बार मैं ये रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है ना। देखो ट्रेडिशनल थ्योरी में हम 3 चीज पढ़े, हैडली बुल पढ़े, मार्टिन वाइट पढ़े, और एडम वाटसन पढ़े। ठीक है, लेकिन जो मार्टिन वाइट थे, इन्होंने 3R के बारे में बात किया था, है ना। 3R आयर में, या 3 ट्रेडिशंस भी बोल सकते हैं। एक था तुम्हारा रियलिज्म, एक है तुम्हारा रैशनलिज्म, और तीसरा है तुम्हारा रिवोल्यूशनरिज्म, है ना। ठीक है, रिवोल्यूशनरिज्म। ठीक है, रिवोल्यूशन से हो जाएगा रिवोल्यूशनरिज्म। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया। ठीक है, 3 हो गया। फिर हम लोग आ रहे स्कूल के बारे में पढ़े, जिसका नाम है इंग्लिश स्कूल। ठीक है, इंग्लिश स्कूल पढ़े। इंग्लिश स्कूल के थिंकर का नाम है तुम्हारा हैडली बुल। ठीक है,
और एडम वॉटसन को भी माना जाता है तुम्हारा फाउंडिंग मेंबर इंग्लिश स्कूल के। इतना ही पढ़े हम लोग पहला पार्ट में, अब दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि 3R को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा लोगी, या तुम्हारा इंग्लिश फिर स्कूल के एक और थिंकर चीज कौन। बताए थे ना, उसको वर्ड को कौन कॉइन किया है? हाँ 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 हाँ, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा ना बहुत पहले का है, ठीक है ना, कॉइन किया था। जो अच्छा। तुम्हारा इम्पोर्टेंट जो मैं जिसको बार बार याद कराऊंगी समझो वो इम्पोर्टेंट है, जैसे हेडली बुल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट हो गया तुम्हारा। मार्टिन वाइट तुम देखी होगी कि मार्टिन वाइट एग्जाम में जो 3R दिए, कितना 3R के बारे में पूछा जाता है ना, तुम देखी होगी। पहले हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा हो 3R। तो ये जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ समझो वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे तुम्हारा रियलिज्म, रैशनलिज्म और रिवोल्यूशनिज्म, ठीक है। रिवोल्यूशन से हो गया रिवोल्यूशनिज्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक फाउंडिंग मेंबर जो है वो आदम वाटसन। बाकी यार को इतना इंग्लिश स्कूल का थिंकर तो मैंने याद करना था हार्डली, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। बाकी उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो रिवीजन करने का जरूरत है, ठीक है। जो रिवीजन करने का रहेगा मैं उसको बार बार रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। अब बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहेवियरलिज्म क्या होता है आयर में। बिहेवियरलिज्म या साइंटिफिक अप्रोच फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बोले कि जो बिहेवियरलिज्म होता है वो फोकस करता है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी पे फोकस करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, खास कर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस थ्रू द एम्पिरिकल मेथड एंड सिस्टमेटिक यूज ऑफ डाटा। ये सिस्टमेटिक डेटा और एम्पिरिकल मेथड का यूज कर ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने की कोशिश करती है बिहेवियरलिज्म। इसका गोल होता है कि आयर को बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच यूज करे। मतलब आयर को जब हम स्टडी करें ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर हम आयर को मतलब वही इंटरनेशनल रिलेशन का अगर हम स्टडी करें, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम किसी बिहेवियर का स्टडी करें या आयर का स्टडी करें, तो हम कौन सा मेथड यूज करें, साइंटिफिक मेथड, मोर और मोर साइंटिफिक मेथड यूज करें, रैगर्स यूज करें। रैगर्स का मतलब जो एकदम कठोरपंथा, जो एकदम मतलब 100% साइंटिफिक हो। तो ये बोल रहा है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टडी करे तो बिल्कुल साइंटिफिकली अप्रोच यूज करे, क्वांटिटेटिव डेटा यूज करे, इंपेरिकल मेथड को यूज करे। और कौन सा मेथड यूज करे, क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म से कुछ थिंकर है, मार्थन कापलान, थॉमस सेजलिंग, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ऑस्कर मॉर्गेनथन, सॉरी मॉर्गेनस्टन, ठीक है ना, क्वीन राइट, कार्ल ड्यूज, रिचर्ड सी सैंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि तुम्हारा बिहेवियरलिज्म थ्योरी के अंदर कौन कौन सा आएगा, गेम थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, ये बिहेवियरलिज्म थ्योरी के अंदर आ रहा या सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर। पहला है गेम थ्योरी, दूसरा है कम्युनिकेशन थ्योरी, तीसरा है तुम्हारा सिस्टमेटिक सिस्टम थ्योरी, एंड फोर्थ है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग थ्योरी। अब मेरे एक बात सुनो, हम आज जो पढ़ाएंगे वो है तुम्हारा सिस्टम थ्योरी, ठीक है। क्योंकि गेम थ्योरी कम्युनिकेशन थ्योरी थोड़ा छोटा छोटा है, डिसीजन मेकिंग मॉडल भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं, और सिस्टम थ्योरी गेम थ्योरी और तुम्हारा कम्युनिकेशन थ्योरी से थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। तो इस वजह से मैं आज यही पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज पहले तो ये हम लोगों को याद करना, अगर तुम लोग उस दिन क्लास करने आती और अगर मैं तुम लोगों को उस दिन सिस्टम अप्रोच पढ़ाती तो मैं ये वाला चार्ट जरूर पढ़ाती, बट वहां पे ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, बस यहाँ तक ही रहता है, ठीक है। बिकॉज मैं इसको इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम अप्रोच पढ़ाऊंगी तो मुझे ये भी तो लाना पड़ेगा ना कि सिस्टम। अच्छा यहाँ पे मैं एक ही नाम दी हूँ, माथन का प्लान, एक मिनट ना, माथन का प्लान माथन एक का प्लान होगा, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे मैं आज सिस्टम अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाऊंगी, है ना। लेकिन जब मैं उस दिन कॉम्परेटिव में क्लास कराती तो वो मैं सिर्फ इतना ही दूर तक पढ़ाती, बिकॉज वहां मैं आया नहीं पढ़ाती तो मैं आगे के बारे में मेंशन भी नहीं करती। अब मैं पहले इसको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। और इसको रटना है क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। ये तुम पढ़ी होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है कि ये तो आयर में है, कॉम्परेटिव में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, डेविड स्टोन, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ऐसे करके।
सिस्टम हाँ अप्रोच, इसको पढ़ते हैं। हाँ हम लोग पढ़ते हैं। और इसको ना हम लोग कॉम्परेटिव में इसको क्रोनोलॉजिकल भी पढ़ते हैं, हम आरसी को इसको पढ़ाएं, लेकिन मैं आरसी को बस यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ, यहाँ तक हाँ कॉम्परेटिव में, है ना, हम्म, कॉम्परेटिव में। हाँ आयर में पढ़ोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बता रही हूँ, और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है पूरा का, ठीक है। देखो क्या, सिस्टम अप्रोच को आयर में सबसे पहले, मतलब सॉरी आयर में नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले लाया किसने, इसको आयर में नहीं बोल रही, ठीक है ना, सॉरी। सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले लाया किसने था, तो बायोलॉजी में सबसे पहले लुडविग बॉन बटरलैंड-फाई, देखो लुडविग बॉन बटरलैंड-फाई ने बायोलॉजी में इसको सबसे पहले सिस्टम अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था, पढ़ लो बायोलॉजी में, ठीक है। सिस्टम अप्रोच को सबसे पहली बार लुडविग बॉन बटरलैंड-फाई ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ओके। अब ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में कि इन्होंने जब लाया था तो किस चीज को फाउंड किया था, ये फाउंडर किसके, है ना, ये लुडविग बॉन बटरलैंड-फाई, इन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी के लिए ये लाया था, ठीक है। इन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी के लिए इन्होंने सिस्टम अप्रोच को यूज किया था, ठीक है। तो तुमको पहले ये याद करना है कि बायोलॉजी में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम अप्रोच को, तो लुडविग बॉन बटरलैंड-फाई, हो गया। उसके बाद होता है साइकोलॉजी में किसने लाया था, डब्ल्यू रॉस एस्बे, ठीक है। साइकोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है डब्ल्यू रॉस एस्बे, ओके। नेक्स्ट आंसर क्या है तुम्हारा, कि सिस्टम अप्रोच को साइकोलॉजी में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो है डब्ल्यू रॉस एस्बे, हो गया। एंथ्रोपोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, गैरीगोरी बैटसन, गैरीगोरी बैटसन, गैरीगोरी बैटसन ने सबसे पहली बार एंथ्रोपोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया है। अभी मैं ये क्वेश्चन बताऊंगी कैसे कैसे एग्जाम में आया। सोशियोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, टैलकोट पर्सन ने। सोशियोलॉजी में सबसे पहले सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो टैलकोट पर्सन, ओके। पॉलिटिकल साइंस में, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो डेविड स्टर्न। या ऐसे भी पूछे तो क्वेश्चन कि पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो आंसर होगा डेविड स्टर्न, है ना, डेविड स्टर्न, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिस्टम अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है तुम्हारे मार्थन ए कपलान। मार्थन ए कपलान का सिस्टम थ्योरी बहुत एग्जाम में आता है, अभी तुम लोग देखोगे तो पहचान जाओगे, ठीक है। अब ये सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। बायोलॉजी दे देगा, साइकोलॉजी दे देगा, एंथ्रोपोलॉजी दे देगा, सोशियोलॉजी दे देगा और पॉलिटिकल साइंस दे देगा, ठीक है। और बोलेगा पता है क्या, इसको ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन आया हो, पहले आता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब मिला जुला हुआ रहेगा, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो। तो मुझे पता है कि बायोलॉजी में पहली बार आया, उसके बाद साइकोलॉजी में आया, उसके बाद तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी में आया, फिर सोशियोलॉजी में आया, फिर पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, लास्ट में आयर में आया। मैं आरसी को इसको पढ़ाई थी, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक ही पढ़ाए थे, आयर में नहीं। आयर में मार्शल कॉपलर पढ़ाई थी, बस नॉर्मली पढ़ाई थी, ठीक है, ये सब नहीं, ओके। तो ये बात माइंड में रखना, ठीक है। सिस्टम अप्रोच क्लियर हुआ, बताओ सिस्टम अप्रोच क्लियर हुआ कि कैसे कैसे हाँ आया। तब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे पहले किस में हाँ आया, तुम्हें बता दो कि बायो में, टैको में, एंथ्रो में, सोसो में, पॉलिटिकल में, आयर में लास्ट में।
मार्थन कपरान देखी होगी तो तुम लोग को याद आ गया होगा ये वाला प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन लेकिन है। अंदर अंदर का क्या है वो कुछ भी कंसेप्ट पता ही नहीं, ऊपर ऊपर से ही पता है। अच्छा मैं बता दूंगी अंदर का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी, पहले ये याद करूंगी फिर तो अंदर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं सब पढ़ी हुई ना, मतलब अब मैं भी मुझे भी तो प्रिपरेशन ही करना ना इसका इंटरव्यू का, तो मुझे तो पढ़ना ही हर हाल में। देखो क्या होता है, जो एक्चुअल में देखो मैं जब प्रिपरेशन नहीं भी कर रही थी ना, तो जो मैं आरसी को भी पढ़ाती थी ना, तो मैं इसी तरह से डीपली नोट्स बनाती थी, पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ती थी, पढ़ पढ़ के नोट्स बनाती थी। मुझे पूरा मतलब अंदर तक का जाना पड़ता था कि क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं है ना। लेकिन हम लोग जहाँ पढ़ते थे ये सब, मतलब किसी से पढ़े हैं तो वो लोग ऊपर ऊपर ही पढ़ाए, मुझे पता है, तो याद होता नहीं था, नहीं याद होता था। लेकिन तुम लोगों को ये याद हो जाएगा क्योंकि मैं इसका सबका रीजन बताऊंगी ना कि ये बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, लूज बायोपोलर सिस्टम का मतलब क्या है, टैट पोलर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, हायरार्किकल का मतलब क्या है, व्यूटो का मतलब क्या है, यूनिट वीटो सिस्टम का मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग नहीं पढ़े थे। लेकिन अभी मैं बुक पढ़ी तो मुझे पता चला, पहले जब मैं नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी नहीं पता था, और सच पूछे तो मैं जब तक नहीं पढ़ी थी तो मुझे याद भी नहीं रहा था। हम तो यूनिवर्सल तक ही जानते थे। बट एग्जाम में तो आता है ना तुम्हारा 6 आ जाता है कभी कभी। तुम ना जब इंटरव्यू देने जाओगी ना, तो तुमको बोलेगा एक टॉपिक चूज कर लो, ठीक है, अगर सीएससी इंटरव्यू देने जाओगी बोलेगा एक टॉपिक हाँ, चूज कर लो, ठीक है, ऐसे ही होता है इंटरव्यू, बोलेगा एक टॉपिक चूज करो जो तुमको पसंद है, मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब तुमको दे दिया टॉपिक चूज करने के लिए, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब पता है तुम यकीन नहीं करोगी, तुम पढ़ के रहोगी फिर भी तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा, वो लोग उतना घुरा के पूछते हैं। तो हम लोग ना हाँ, ऐसा प्रिपरेशन, हाँ ज्यादा हार्ड नहीं रहता है इंटरव्यू, तुम्हारा आर्टिकल उर्टिकल लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अभी एक भी नहीं लिखी, मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो अभी मैं देखती हूँ बाद में लिखूंगी। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा तो तुम वो मतलब यही बोलेगा जस्ट कि तुम अपना एक टॉपिक चूज करो, तुमको जो पढ़ाना है पहले तो तुम चूज करो। पहला बोलेगा कि तुमको एक टॉपिक चूज कर लो, तो तुम एक टॉपिक चूज कर ली कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से भी कोई एक टॉपिक चूज करो, तो मैं आइडियलिज्म को पढ़ाना चाहता हूँ या मैं रियलिज्म को पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ भी, या पब्लिक एडमिन से कोई टॉपिक लेके। लेकिन वो लोग उस टॉपिक से ना तुमको तुम अंदर अंदर से पूछेगा, जैसे कि मैं ये क्या नाम है, मेरे एक सीनियर थे तो बोल रहे थे कि काजी नजूर में तुम्हारा वो एक बार इंटरव्यू देने गए थे यूनिवर्सिटी में, उस टाइम था बोलिए तब, तो मुझे बता रहे थे कि मुझसे पूछा, बोला एक टॉपिक चूज करो, लॉ डिपार्टमेंट में गया था, तो बोले एक टॉपिक चूज करो, तो बोले हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज किए। पता है ना हम लोग को लॉ डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, हम लोग खाली पॉलिटिकल साइंस हाँ, में नहीं हाँ, भर हम सकते लोग हैं, का हो ये सकता बात याद रखना, है। हाँ, हाँ। हाँ, हम लोग दोनों फील्ड में भर सकते हैं। हम लोग लॉ हम्म। डिपार्टमेंट में भी भर सकते हैं, कहीं वैकेंसी निकलेगा, और हम लोग इसमें भी भर सकते हैं, ठीक है। तो बता रहे थे कि पता है क्या हुआ, कि मेरे से पूछा हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेटिव दिया तो हम पब्लिक धर लिए, क्या पब्लिक लेंगे, तो फिर बोला पब्लिक में से कौन सा टॉपिक, इसमें भी से एक चूज करो, तो बोला टेलर, टेलर बोला, तो बोला टेलर है, हाँ तो सब कुछ है, हाँ ठीक है, तो रूल ऑफ थंब क्या है आखिर, तो ठीक है रूल ऑफ थंब का पूरा एकदम अंदर अंदर से पूछने लगा, तो आखिर क्यों रूल ऑफ थंब क्यों, मतलब रूल ऑफ थंब से नहीं अपॉइंटमेंट निकल, बोला कि रूल ऑफ थंब से क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये रीजन बताओ। तो मुझे से पूछा क्या बता दो ये रीजन, तो हम बोला क्योंकि रूल रूल ऑफ थंब जो होता है वो अनसाइंटिफिक मेथड होता है, बोला यही मेरे को वहां बताना था। तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुमको पता है कि तुमको ये आंसर होगा लेकिन तुम नहीं बता पाओगे। इसे पता डीपली पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग ना गलत चीज चूज कर लिए। पढ़ना बहुत पड़ेगा, ये बात सही तो है। बात। स्टेटस वाला है तो लेकिन पढ़ना भी उतना ही पड़ेगा, बाप रे बाप। मार्थन का हाँ प्लान सही का, बोले। अब बाकी कोई सुनेगा तो बोलेगा इतना मार्क्स कैसे तुम लोग का सब्जेक्ट में इतना दे देता है, हम लोग में नहीं देता है। तो हम उसको हाँ, यही बात बोलते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। मेहनत जिस सब्जेक्ट में किया जाए उतना उसको मार्क्स मिलेगा। वही बात है, हाँ। जैसे इंग्लिश देखो ना, तो एक एक बात सुनो ना, हम लोग मास्टर तो सेकंड इंग्लिश में कर रही थी, तो हम लोग को जैसे लग रहा था कि बहुत इजी है हम लोग का। हाँ बड़ी इजी है, तो इजी इंग्लिश कोई के चीज नहीं लिए होता है। हाँ, हम लोग में ना इतना मार्क्स नहीं मिलता है, तुम लोग में दे दिया जाता है। हम लोग जिसमें मेहनत किया जाए उसमें मार्क्स मिलेगा तुमको। बल्कि इंग्लिश का कट ऑफ ना कम आता है, हाँ हम खुद देखे हम्म, हैं, है ना। इंग्लिश का कट हाँ हम ऑफ लोग का कम जाता कट है, ऑफ पॉल बहुत साइंस में ज्यादा कितना है। हाई जाता है। पॉल साइंस में कट ऑफ बहुत जाता है। हम्म, हम्म। जानती हो तुम्हारा
हम लोग को ना जैसे बचपन से ही मेरे माइंड में एक था कि हम करे कुछ बड़ा करे, मतलब एक माइंड में था पहले है कुछ बड़ा करना है, मतलब एक माइंड में बैठ गया था टीचर नहीं बनेंगे, बनेंगे तो प्रोफेसर बनेंगे, या प्रोफेसर का नहीं था, आईएएस बनेंगे, एकदम बहुत बड़ा सपना। यूपीएससी का करेंगे करेंगे करेंगे। तो मैं मास्टर्स में पहले ये सब नहीं करती थी, मास्टर के बाद भी मैं तो ये क्या नाम है इसका पीछे पागल थी, यूपीएससी सिविल सर्विस है। अब छोटा का बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। अब पता है क्या हुआ, देखो अभी मतलब इतना बड़ा चीज सोचे तो उतना पढ़ना भी पड़ेगा, उतना पागल होना पड़ेगा, सही में। है ना। इतना पढ़ना पड़ता है ना, इतना दिमाग खराब करना पड़ता है ना, हम क्या बताएं। और ऐसा बात है सब में ही पढ़ना पढ़ना है। पढ़ना और फिर हम्म, इतना याद रखना पड़ता है। हाँ नहीं पता है, कंटिन्यू करो, छोड़ दोगी ना तो बहुत हाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ कंटिन्यू करो, नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, सुनो नेट क्वालिफाई है सिर्फ, नेट कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाई है, रियल एग्जाम वो रहेगा जो हम लोग इंटरव्यू देंगे जाके, अरे बाप रे बाप। हाँ मैं तो सोच रही हूँ ना तुम लोग का क्वालिफाई हो जाता ना तो तुम लोग का साथ ही जाके मैं राजस्थान पीएससी भी दे देती। 3-4 आदमी रहता तो बहुत थोड़ा कुछ हिम्मत ठीक होता। हो जाए। अरे अरे एगो बात सुनो, मैं तुमको एगो बात बोल रही हूँ, हम लोग इतना डरते, मेरी बहन ना, मेरी बहन वो इसका तैयारी करती है बीपीएससी का, मेरी छोटी बहन, तो समझी सुषमा और आरसी, तो वो हाँ गई वो वही जो जो सर्टिफिकेट मिल रहा था ना, तो हम नहीं बोले कि मेरी बहन भी जाएगी सर्टिफिकेट लाने के लिए, हाँ हाँ। तो वो गई लाने के लिए सर्टिफिकेट, बोली ना तुम यकीन नहीं करेगी, बता रही थी मेरे को, पटना गई थी मेरी बहन लाने के लिए सर्टिफिकेट, तो उसका भी क्वालिफाई हो गया तो वो भी गई लाने के लिए। तो वो बोली पता है क्या, सिर्फ एक दो हिंदी बोलने वाले थे, बाकी सब बंगाली, और उन लोग हाँ को सब बंगाली नहीं बंगाली आता लोग है, यहाँ से गए। और उन लोग को हाँ हिंदी नहीं आता, लेकिन भर दिया कि हमको कहीं भी जॉब मिल हाँ। जाए। और तुम यकीन नहीं वो करेगी, बस। बंगाली लोग ये नहीं देखता है कितना दूर है कितना, ये 4-5 ग्रुप बनाया निकल गया। मेरी बहन बोली ना ऐसा लग रहा था कि बंगाल है, हमको लग रहा था हम बंगाल में लाइन लगे हुए हैं। हाँ मेरे तो पहचान का जितना भी बंगाली लोग हैं मेरे साथ अभी जो लोग एडमिट कर रहे हैं उसमें से हाँ हाँ कितना लोग एग्जाम दिया है, और ये सोच करके और दिया ना, पिछले बार टीआरई 3-2 हुआ था ना, तो उसमें सब लोग का सिलेक्शन हो गया। बहुत सारा हम्म, बंगाली लोग का सिलेक्शन हुआ उसमें। हाँ यहाँ पे तो सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो सब छोड़ छोड़ हो के नहीं वहां रहा। गए। बहुत हाँ लोग का वहां सिलेक्शन हुआ बंगाली लोग का हाँ तो पिछले हम वाले। यही बोले कि आरती का और सुषमा का हो जाएगा तो एक मेरे को एक हिम्मत मिल जाएगा कि चलो इन लोगों का साथ ही मिलकर हम लोग जा सकते हैं, मतलब राजस्थान या तुम्हारा हाँ सही बात है, पहले हो तो यूपी, जाएगा। मेरे कहीं पापा पे तो बोले हो ना, जाए। मेरे हाँ पापा का कहना है कि कोई भी इंडिया के कोई भी कोना में मिलेगा तो चल जाना है, छोड़ना नहीं मेरा है। भी मेरा हाँ मेरा भी भाईजान बोले हैं कि चल जाओ, लेकिन उसका एक सहूलियत होना चाहिए, जैसे कि हाँ तुमका कहीं जाने का ठिकाना रहना चाहिए कि हाँ वहां जाकर तुम रुक सकती हो। मुझे भी अब घर से लॉ मिल गया है कि ठीक है जाओ, बट जाओ ऐसा कि जैसे कि लगे कि हाँ वहां पे हम जाके रुक सकते हैं, कहीं ऐसा जान पहचान का लोग। हम सोचे हैं कि अब इंडिया का कोई भी कोना में निकले हम भर देंगे, जाने का टाइम हम देखेंगे कि क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि बैठ के अब नहीं रहना है। जब पैसा आएगा ना हाथ में 90,000 80,000, वो सब सही तब हो इंसान का जाएगा। दिमाग हाँ ठीक काम करने लगेगा, हाँ प्रोटेक्शन अपना हाथ में और क्या। बाप रे बाप बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। अभी एक निकला तुम्हारे यहाँ पे झारखंड में, आज मेरे एक गोपीदा को पहचानती हो, गोपीदा सीनियर है हम लोग का, तो वो मुझे हाँ भेजे हैं, जानते गोपीदे हाँ गोपीदा आज मुझे भेजे एक नोटिफिकेशन कि जेबा रांची में निकला है जून में इंटरव्यू, तो हमरे पहले अगर यहाँ का निपटा ले फिर वहां जाके अभी भर के भरना है, आज भरेंगे, आज कल में भरेंगे, और उसके बाद जाके जून में देंगे वहां पर एग्जाम। देखते हैं गोपीदा हम भर दें, खाली पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ निकला है और कुछ नहीं, और प्रिपरेशन कंटिन्यू रहना बाबा। चलो स्टार्ट करते बहुत बात हो गई। देखो मार्थुन का प्लान जो है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में 6 मॉडल देते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो एक बुक लिखते हैं, ठीक है ना, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मार्थन कॉपरान एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम होता है सिस्टम, सिस्टम एंड प्रोसेस
प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक कब लिखी गई थी? ये बुक 1957 में लिखी गई थी। ओके, 1957 की बुक है। ओके, इस कि इंटरनेशनल सिस्टम के लिए 6 मॉडल, मार्थन का प्लान बोलते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के लिए 6 मॉडल होता है। इंटरनेशनल सिस्टम को चलाने के लिए 6 मॉडल होता है, ठीक है, 6 मॉडल्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स को चलाने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम को चलाने के लिए 6 मॉडल होते हैं। पहले इन्होंने बोला बैलेंस ऑफ पावर। पहले मैं ऐसे ऊपर ऊपर समझा दे रही, फिर डिफिनेशन में समझाऊंगी। देखो, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है, देखो क्या बोल रहे कि क्या होता है कि यहाँ पे 4-5 ग्रुप, 4-5 कंट्री मिल जाते हैं आपस में और एक ग्रुप बना लेते कि हम लोग बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। मान लो कि यूएस, यूके, है ना, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये लोग क्या करके रखा है, P5 में एक बैलेंस मेंटेन करके रखा है ना। हम लोग बैलेंस बना के रखेंगे कंट्री में, ना मैं पावर बढ़ाऊंगा ना तुम बढ़ाएंगे, हम लोग सबको एक इक्वल पावर रखेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे चलता है? बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू चल रहा है। पहला ये बोले कि इंटरनेशनल सिस्टम 6 मॉडल से चलता है। या तो कंट्री क्या कर रहा है, आपस में बैलेंस बना के रख रहा है। बोल रहा है कि एक तो सिस्टम कैसे हुआ फॉलो कि कंट्री में 4-5 कंट्री मिल जाते हैं और आपस में बैलेंस बना लेते हैं, एक सिस्टम फॉलो हुआ। दूसरा बोल रहे कि लूज बायोपोलर सिस्टम, मैं इसका मतलब भी बता रही हूँ, ठीक है। बोले जब कोल्ड वार चला था, ठीक है ना, जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार, दुनिया क्या थी? बायोपोलर वर्ल्ड। देख लो, दुनिया क्या थी? बायोपोलर वर्ल्ड थी। लेकिन बोला लूज, अभी मैं बता रही हूँ लूज का मतलब क्या है। बायोपोलर वर्ल्ड में नैम आ गया। नैम बोला मैं आपका मेंबर नहीं बनूंगा। बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो कि बायोपोलर वर्ल्ड में नहीं मिली। बोली मैं खुद न्यूट्रल रहूंगा, न्यूट्रल भी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। बायोपोलर वर्ल्ड लूज पड़ गया, नहीं ना है बायोपोलर वर्ल्ड। तुम्हारा 1945 में तुम्हारा कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था। 1945 से ही कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था पूरा, है ना। तो नैम आया तो तुम्हारा 1955 में से आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो 55 से है ना, 55 से बायोपोलर लूज होना स्टार्ट हो गया। लूज कैसे हुआ? दुनिया बायोपोलर नहीं रहा, दुनिया बायोपोलर रह के अब प्लस का हो गया तुम्हारा, विकर कंट्री आ गया साथ में, विकर, इसके कंपटीशन में आके विकर करे। नैम किसका ग्रुप था? नैम जो ग्रुप था वो एक विकर, विकरी था एक तरीका से, एक डेवलपिंग कंट्रीज था, अभी डेवलप हो रहा था, अंडर डेवलप कंट्रीज के ग्रुप था, जो अभी अभी आजाद हुआ था, उसका ग्रुप था। तो बायोपोलर का सामने आके एक नैम खड़ा, एक वीकर कंट्री आके खड़ा हो गया। तो जो बायोपोलर वाला सिस्टम जो था ना वो इंडिपेंडेंट था वो, है ना, है, इंडिपेंडेंट था नैम। नहीं इंडिपेंडेंट था वो, मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे कहने का मतलब जो नैम था वो कमजोर था ना, वीक था कि नहीं हाँ बायोपोलर के सामने। तो बोला कि बायोपोलर के सामने आके एक वीक कंट्रीज खड़ा हो गया। तो बायोपोलर लूज पड़ा कि नहीं पड़ा? बायोपोलर कब होता? जब उसके सामने कोई नहीं रहता, सिर्फ बायोपोलर कंट्री रहता। दुनिया में जब सिर्फ 2 पावर कंट्री पावरफुल रहती और उसका सामने कोई नहीं रहती, तब वर्ल्ड बायोपोलर रहता। लेकिन बोलो उस टाइम क्या हुआ, 1950s के दौर में क्या हुआ, नैम आ गई थी। तो नैम में तो बहुत सारी कंट्री थी, क्या बोली कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो लूज पड़ गया ना बायोपोलर, कहाँ रहा बायोपोलर, खत्म हो गया बायोपोलर, लूज पड़ गया। है बायोपोलर है, लेकिन आपके सामने एक आगे वीक कंट्री खड़ा हो गई, थोड़ा सा लूज पड़ गया बायोपोलर। समझ में आ गया? आया? बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चलता है, या तो बैलेंस ऑफ पावर से, या तो बायोपोलर वर्ल्ड है लेकिन उस वहां के लूज पड़ गया। कैसे लूज पड़ा? तीसरा आदमी आके खड़ा हो गया। कहने का मतलब है कि हम और तुम है, ठीक है, हम और तुम है पूरा दादा बन रहे कि नहीं हम ही हैं, मेरा सामने कोई नहीं है, ठीक है। तीसरा आदमी आके खड़ा हो गया तो मेरा तुम्हारा तो डिक्टेटर थोड़ा कम पड़ जाएगा ना, तीसरा भी आके इन्वॉल्व हो गया, भले वो कमजोर क्यों ना है, थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस हुआ ना नैम का, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन हाँ वो कंट्रीज आके हमारे साथ नहीं मिला, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी टैट बायोपोलर सिस्टम सुनो। टैट बायोपोलर सिस्टम का मतलब बोला कि जब दुनिया पूरा बायोपोलर के अंदर था,
जब दुनिया बोल रहा ना, जब दुनिया जो है ना वो सिर्फ बायोपोलर वर्ल्ड के कारण एकदम टैट था, कोई नहीं था, बस खाली मतलब 1940s में से जब तुम्हारा वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो दुनिया क्या था, बायोपोलर वर्ल्ड था। कोल्ड वार, ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जब उस वक्त तुम्हारा दुनिया क्या था, टैट बायोपोलर, कोई नहीं था वहां पे, उसके सामने कोई नहीं था, बस यही लोग दो था, यही लोग जो था तो जो था, ठीक है, यही लोग बस था तो था, ठीक है। समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या है, कि दुनिया कैसे चल रहा, बैलेंस ऑफ पावर से चल रहा। लूज मतलब का दुनिया कैसे चल रहा, इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चल रहा, दो बायोपोलर है लेकिन एक आके लूज कर दिया, नैम टैड बायोपोलर, यानी दो कंट्रीज है वही के बिहाफ में दुनिया चल रही है, दुनिया में से दो कंट्री जो पावरफुल है, यूनिवर्सल सिस्टम, यूएनओ आ गया। यूएनओ जब आया था ना तो यूनिवर्सल सिस्टम बोलेंगे, क्यों, यूएनओ के जो एक कानून रहेगी ना, यूएनओ का जो कानून है वो सब पर लागू होगा, ठीक है। यूएनओ का एक कानून, एक लॉ सब पे कानून होगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या, यूएन ने जो कानून लगा दिया वो सबको पे फॉलो किया जाएगा, है ना। यूएन ने जो लॉ बना दिया तो सभी कंट्री पे अप्लाई की जाएगी, यूनिवर्सल लॉ। दुनिया पूरा यूनिवर्सल सिस्टम से चल रहा है। जैसे सैंक्शन लग गया, जैसे कि बोला था ना, जैसे कि उस कंट्री पे सैंक्शन लगा दो, उस कंट्रीज के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। यूएन में जो 193 कंट्रीज है सबको फॉलो करना पड़ेगा, यूएन ने लगाया है, यूनिवर्सल है, यूएनओ क्या, यूनिवर्सल है ना, तो यूएन ने लगाया तो यूएन के लॉ को मुझे मानना पड़ेगा, तब दुनिया यूनिवर्सल सिस्टम से चल रही है। हायरार्किकल सिस्टम, क्लब्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन का क्लब्स हुआ, दुनिया क्या हो गया था तुम्हारा, हायरार्किकल सिस्टम बन गया था। मैं बता रही हूँ कैसे, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो ऊपर सबसे ऊपर कौन था, यूएसए सबसे ऊपर, अब बाद फिर कंट्री, हायरार्किकल सिस्टम आ गया था। जब यूएसएसआर जब खत्म हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो दुनिया हायरार्किकल सिस्टम में चलने लगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया था, बन रहा था, फिर भी हायरार्किकल सिस्टम थी, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर कौन था, हायरार्किकल सिस्टम किसको बोलते हैं, जब तुम्हारा पावर में डिवीजन हो जाओ, डिवीजन कैसे, ज्यादा कम करके, एक है ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, मतलब ये नीचे है, फिर ये सबसे ऊपर ये, तो यूएसए था हेजेमनी कंडीशन में, है ना, यूएसए क्या था, हेजेमनी कंडीशंस में, है ना। यूनिट वीटो सिस्टम का मतलब होता है जब दुनिया न्यूक्लियर कंट्रीज के दौर में आ गई, न्यूक्लियर पीरियड में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वैसे पढ़ना कि पहले बैलेंस बना, बैलेंस, वर्ल्ड वार जब हो रहा था ना, वर्ल्ड वार, तो उस वक्त दुनिया बैलेंस में थी, ठीक है ना। जैसे बैलेंस बिगड़ा वर्ल्ड वार हुआ, लूज पावर, लूज था, दुनिया जो है ना लूज हो गया, दो कंट्री थी, ठीक ना, दो कंट्री थी, दो कंट्री थी, और दो कंट्री के बीच में तुम्हारा नैम आके खड़ा हुआ तो थोड़ा लूज हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये जो टैट बायोपोलर है ना, तुम इसको कब कंसिडर करेगी, तुम इसको पहले नहीं करोगी, नैम से पहले नहीं, ये मतलब नैम था, फिर नैम को तो रिलेवेंस उतना रहा नहीं तो टैट भी बोलेंगे, मतलब एक एक वक्त में वर्ल्ड दो काम कर रहा था, एक बार वो लूज भी हो गया था, जब नैम आया था तो उसका बहुत इन्फ्लुएंस था, है ना। नैम जब आया था तो बहुत इन्फ्लुएंस था कि हाँ वो कंट्री मेरी नहीं मिल रही है, बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसी टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी लास्ट वाला नहीं हुआ था। आवाज नहीं आ रही है, हेलो, एक बार तुम लोग मुझे मैसेज कर दो तो आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है, ठीक है ठीक। अच्छा मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। मैं वाईफाई से नहीं चला रही हूँ, मैं मोबाइल से चला रही हूँ, वाईफाई चला गया इस वजह से, ठीक है। अब देखो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट क्या बोलते हैं, मार्थन को प्लान बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को चलाने के लिए सिक्स मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना, सिक्स
सिक्स इंटरनेशनल सिस्टम में मॉडल होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को चलाता है ना। सिक्स, तो कौन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट मॉडल क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, ठीक ना। बैलेंस ऑफ पावर में बोला देखो एक्टर बोल रहा है ना, एक्टर। एक्टर का मतलब क्या? मल्टीपल सॉवरिंग स्टेट होना चाहिए, है ना। मल्टीपल सॉवरिंग स्टेट क्या करेंगे? स्टेट एक्ट टू प्रिविलेंट एनी वन स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। मतलब मल्टीपल स्टेट रहेंगे और सब स्टेट एक दूसरे को रोकेंगे कि अब तुम पावरफुल मत बनो, ठीक है। सब बस बैलेंस बना के रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोले, गोल क्या रहेगा? प्रिजर्व इक्विलिब्रियम थ्रू शिफ्ट अलायंस। अलायंस बनाकर रखेंगे, है ना। ए है, एक सेकंड, ए है, बी है, सी है और डी है। ये चार कंट्री है। ये चारों कंट्री क्या करेंगे? आपस में इक्वलिब्रियम बना के रखेंगे। इक्वलिब्रियम मतलब चारों आपस में एक अलायंस बना के रखेंगे और कोई भी पावरफुल नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? वार इज अवॉइड बाय मेंटेनिंग रॉन्ग बैलेंस ऑफ पावर। इससे क्या होगा? वार को अवॉइड किया जाएगा। इससे क्या होगा? वार को अवॉइड किया जाएगा और बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर, तो फर्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, ओके। दूसरा, लूज बायोपोलर, लूज बायोपोलर सिस्टम। टू सुपर पावर होंगे, मल्टीपल बीकर स्टेट होंगे। बोला वर्ल्ड में जब ऐसा सिचुएशन आए कि दो बायोपोलर वर्ल्ड है, जैसे कि यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। कोल्ड वॉर में क्या था? कोल्ड वॉर में बायोपोलर वर्ल्ड था, लेकिन बोल रहे कि फिर भी ना कुछ कुछ आके जैसे सिकंडरी स्टेट आ गए थे रिलेटिव ऑटोनोमी में। जैसे तुम्हारा नैम में एग्जांपल में ले सकती हूँ, है ना। नैम था, तो उस टाइम क्या हुआ था? जो बायोपोलर वाला सिस्टम है वो लूज पड़ गया था, लूज। दो सुपर पावर तो थे, दो बायोपोलर वर्ल्ड थे, लेकिन साथ में मल्टीपल वीकर स्टेट भी थे साइड साइड में, ठीक है। बोला दो डोमिनेंट ब्लॉक होंगे, एक तो यूएस और यूएसएसआर, लेकिन कोई सेकेंडरी स्टेट भी होगा जो कि रिलेटिव ऑटोनोमी में होंगे। रिलेटिव ऑटोनोमी का मतलब है, रिलेटिव ऑटोनोमी का मतलब होता है कि जैसे कि देखो, ठीक है, तुम लोग भी रहो, मैं भी इधर इधर अपना हूँ पास में, मुझे आपका ये नहीं बनना, ठीक है। लेजर actors can affect stability, the system is loose। जो बायोपोलर वाला सिस्टम जो था ना वो तो लूज पड़ गया, है ना। बायोपोलर सिस्टम थोड़ा लूज पड़ गया, बिकॉज नॉट ऑल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जुड़ना, क्योंकि सब तो नहीं जुड़ा, लूज इसलिए पड़ गया। देखो, अलाइनमेंट रिजिड, अलाइनमेंट तो रिजिड नहीं है जब दुनिया, पूरा दुनिया दो पार्ट में बढ़ जाती। एक रहता यूएसए, एक होता यूएसएसआर, ठीक है ना। एक पूरा ये भी इसका साथ भी अलाइनमेंट है और इसके साथ भी अलाइनमेंट है ना। मतलब इसका साथ एलआई है, इसका एलआई होगा, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ गया था। लेकिन क्या हुआ था? जब जब वर्ल्ड बायोपोलर वर्ल्ड था तो दुनिया क्या हो गया था? एक आर आके तुम्हारा नैम खड़ा हो गई थी, तो जो बायोपोलर वाला सिस्टम है वो लूज पड़ गई थी। अच्छा, एक चीज सुनो, हम लोग बोलते हैं नैम नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, ये हम लोग बोलते हैं कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का मतलब पहले समझो क्या होगा। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का मतलब है कि हम जाकर नहीं जुड़े, हम साथ नहीं बने। हम किसके साथ नहीं बने? हम ना यूएसएसआर का साथ बने, ना हम यूएसए के साथ बने, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। हाँ, किसी के साथ अलाइन अलाइनमेंट नहीं का मतलब करेंगे। होता है जुड़ना, नॉन का मतलब होता है नहीं जुड़ना। तो हम नॉन अलाइनमेंट कंट्री है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? बिकॉज नॉट ऑल अलाइन, मतलब क्यों लूज हुआ भाई सिस्टम बायोपोलर? क्यों लूज हुआ? क्योंकि वर्ल्ड के सारे साथ नहीं आए थे, वर्ल्ड के सारे साथ नहीं आए थे, इसलिए लूज पड़ गया था। समझ में आया? नैम का मतलब से समझ में आया कि लूज क्यों पड़ा? नैम का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, है ना। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा मोमेंट चलाएंगे, हम लोग साथ नहीं जुड़ेंगे। किसका साथ नहीं जुड़ेंगे? ना तो हम यूएसए का साथ जुड़ेंगे, ना हम यूएसएसआर का साथ जुड़ेंगे। हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे, हम मिल के नहीं रहेंगे। इस वजह से दुनिया जो है ना लूज पड़ गई थी, बिकॉज सिस्टम लूज पड़ गया था, इंटरनेशनल सिस्टम लूज पड़ गया था क्योंकि सब साथ नहीं हुआ था, ठीक है। अब समझ में आ गया?
लेस स्टेबल देन रिजिड टाइट बायो, बोल रहा है कि टाइट बायोपोलरिटी नहीं था, कम पड़ गया था थोड़ा सा, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आ गया था, थर्ड पार्टी आके सामने खड़ा हो गया था, इसलिए लूज पड़ गया था। लेकिन थर्ड में क्या बोल रहा, फिर क्या बोला कि टाइट बायोपोलर सिस्टम, टू सुपर पावर तो है ना, है ना, टाइट कंट्रोल ओवर द ब्लॉक, जो भी ब्लॉक थे ना उनके, जो यूएस का ब्लॉक था और जो यूएसएसआर का ब्लॉक था, ठीक है ना, टाइट का मतलब मैं बता रही हूँ, जो यूएसएसआर का ब्लॉक है और जो यूएसएस का ब्लॉक है ना, एक मिनट में यहाँ पे, जो तुम्हारा यूएसएसआर का ब्लॉक है, ठीक है, और जो तुम्हारा यूएसए का, तो इसके जो एलाइज होंगे, ठीक ना, इसके जो एलायंस होंगे, इन्होंने जिस कंट्री के साथ अपना अलायंस बना के, इस पर पूरा कंट्रोल बना के रखा था, टाइट कंट्रोल, कहीं नहीं जा सकता, इतना टाइट, टाइट बायोपोलर सिस्टम था, एकदम टाइट कंट्रोल। और यूएसओ ने अपने एलाइंस के साथ, इसका एलाइंस कौन था, जैसे नाटो बनाया था, जो मेरे कंट्री में रहेगा मैं उसको, है ना, उसको हेल्प करूंगा, एलाई बना के रखा था। तो जो इसका एलायंस था, उसके ऊपर यूएस का एकदम टाइट कंट्रोल था। तो ये दोनों बायोपोलर सिस्टम ने क्या करके रखा था, अपने अपने एलाइज के साथ, अपने अपने ब्लॉक के साथ टाइट कंट्रोल करके रखा था। तो दुनिया बैलेंस में था, दुनिया लूज भी बना, दुनिया टाइट बायोपोलर भी बना, बायोपोलर था लेकिन टाइट कंट्रोल करके रखा था अपने ब्लॉक के ऊपर, दोनों, ठीक है। Stronger discipline, less room for independent action by smaller state, stability mechanism deterrence and alliance major war likely due to the tight control and predictability, बता रही हूँ यहाँ पे, बोल रहा है कि इतना टाइट था ना, कभी 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 डिटरेंस भी हुआ, डिटरेंस का मतलब दोस्ती, मतलब तुम कोल्ड वार ना, ड्यूरिंग द कोल्ड वार कभी कभी यूएस और यूएसएसआर के सिचुएशन में ऐसा था ना कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के वक्त में दोनों ऐसा हो गया था कि बस अब थर्ड वर्ल्ड वार होगा ही, लेकिन फिर तुरंत डिटरेंस आ गया, क्योंकि दोनों को दिल में फिर 1972 में क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ जो 1961 में, तो लगा कि जा थर्ड वर्ल्ड वार हो ही जाएगा, लेकिन फिर 1971 में साल्ट वन हुआ, तो दोनों में दोस्ती हुआ। डिटरेंस का मतलब होता है कि जब दोनों एक दूसरे के मिलिट्री वेपन देख के डर जाना, और डर के आके दोस्ती का हाथ बढ़ाना, कि चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, है ना। तो बोल रहे कि इतना होने के बावजूद उन्होंने टाइट कंट्रोल और होने के बावजूद हल्का हल्का उन्होंने डिटेंस भी किया, अलायंस भी मेजर, अपने अलायंस में मेजर कंट्रोल रखा, डिटेंस भी किया। तुमको यहाँ पे सिर्फ ये याद करना है कि टाइट रखा था, टाइट कंट्रोल रखा था, किस पर, अपने ब्लॉक के ऊपर। जो वर्ल्ड में जो दो बायोपोलर कंट्री थे ना, इन्होंने वर्ल्ड में क्या कर रखा था, अपने अपने ब्लॉक के ऊपर टाइट कंट्रोल करके रखा था कि वो लोग कहीं जाए नहीं। और बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया था ना, बोल रहा कभी टाइट कंट्रोल था, ये टाइट कंट्रोल की वजह से कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वार हो जाएगा, कभी कभी ये लग रहा था कि डिटरेंस आ जाएगा। डिटरेंस का मतलब दोस्ती, वार का मतलब वार होना, है ना। यूनिवर्सल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना, उस दुनिया क्या करेगी, उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात को फॉलो करेगी, जैसे यूएनओ, है ना, तो यूएनओ के बात को ही फॉलो करेगा। जितने भी कंट्री थी ना, अभी भी है, सब यूएनओ के रूल को मानती है, फॉलो करती है। तो ये यूनिवर्सल सिस्टम हो गया। बोला एक ग्लोबल अथॉरिटी होगा जो सुपर ऑर्गेनाइजेशन होगा लाइक ए यूएनओ, ये ऑल स्टेट का अधेर होगा। तो अधेर का मतलब उसका बात मानना, ऑल स्टेट इसके बात मानेंगे, यूनिवर्सल अथॉरिटी होगी, गवर्नर किया जाएगा बिहेवियर को, कंट्री के बिहेव को गवर्न किया जाएगा। जैसे कैसे देखो, जैसे कि आप कोई भी कंट्री गलत करेगी तो यूएनओ क्या करती है, सैंक्शन लगा देती है ना, और सबको मानना भी पड़ता है, स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, रूल्स नॉर्म्स बनाती है सब, है ना, रिप्लेस कर रही है पावर प्रोड्यूस को। ये इसको क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, ये बोल के कि यूएनओ जो है ये एक तरह का आइडियलिस्टिक से और कुछ नहीं है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब इसका रूल मानता है, कहाँ मानता है। हायरार्किकल सिस्टम बोल रहे कि एक वक्त ऐसा आया जब यूएसएसआर खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म आया तो आया हायरार्किकल सिस्टम, वन डोमिनेंट स्टेट, हेजेमनी सिचुएशन आ गया, ए सिंगल पावर इम्पोज ऑर्डर, सिर्फ अमेरिका दुनिया में था, है ना, क्या था, हेजेमनी सिचुएशन में, हेजोमेन था, हेजोमेन पूरा, बस वही ऊपर था छोटा छोटा भी कंट्री था, ऐसा नहीं यूएसएसआर खत्म हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल हायरार्किकल कौन था, यूएसए था। यूनिट वोट सिस्टम मतलब स्टेट विथ वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब अब न्यूक्लियर वेपन वाला दौर आ गया,
अब न्यूक्लियर पावर होगा कंट्रीज के पास। एनी एक्टर कैन वीटो कलेक्टिव एक्शन। अब वो लोग क्या करेंगे, अपना वीटो को कलेक्ट करेंगे, अपना न्यूक्लियर्स को कलेक्ट करेंगे, है ना। न्यूक्लियर पावर प्रेवलेंट स्केलेशन रोका जाएगा, फिर भी लोग करेंगे। यहाँ पे डिटरेंस भी होगा, यहाँ पे बर्बादी भी होगी, म्यूचुअल एस्पिरेंट डिस्ट्रक्शन भी आएगा, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे पागल रहेंगे। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ पहले कि पहले क्या है, पहला क्या है, मार्टिन बैलेंस ऑफ थापरान ने जो पावर, प्रिंसिपल बैलेंस दिया, ऑफ पहला क्या पावर, है। बैलेंस ऑफ पावर। ई को आवाज मुझे नहीं ना, जा हाँ रहा। ठीक है बोलो। बायोपोलर, बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, पावर। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा लूज लूज। बाइपोलर, तीसरा, टाइट। हाँ, लूज टाइट, बाइपोलर। हाँ। फोर्थ, यूनिवर्सल। हाँ। यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सलिज्म। फिफ्थ, हायरार्कल। और सिक्स, हायरार्किकल, यूनिपोल। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे बताओ। पता तुम लोगों हाँ, का आवाज हाँ, नहीं आ रहा, मैं ऐसी अंदाजी ही बोल रही हूँ, ठीक है। लिख दे देना। तो मैं ना एक्चुअल में ये इंटरनेट की वजह का, हाँ याद रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो मुझे यही बस जानना था तो कि तुम लोगों को याद रहेगा कि नहीं, बस। तो ये वाला यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ। मैं तुम लोगों का ये तो एक एक क्वेश्चन है, पहले ये तुम लोग करो, इसका आंसर मुझे देना, ग्रुप में दो ना, ग्रुप में दोनों आदमी। टाइम ले लो, अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर लैट जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं कल से थोड़ा पहले ही तुम लोगों को ये दे दूंगी लिंक, बिकॉज की पहले ही लैट चली जाती है, इसलिए। आंसर दे दो। मार्थन का प्लान का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग। आंसर दो, अभी मैं उस दिन पढ़ाई हूँ, दोनों में दोनों दो। आंसर दे रही हो तुम लोग, हाँ या ना बोलो। हाँ दीपक, ग्रुप में दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, दो। नहीं आंसर, अच्छा आरसी का आंसर आ गया है। सुषमा तुम दो आंसर। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक बार यूनिट वीटो समझा दे, अच्छे समझा दे रहे यूनिट वीटो। हाँ ठीक है, आंसर आ गया। हाँ, यूनिट वीटो बोल रहे समझाने के लिए। मैं ना यूनिट वीटो कल समझा दूंगी, आवाज नहीं आ रहा ना, कल समझा समझा के समझा दूंगी। अभी मैं कल जो बोली थी ना उसका थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ, ठीक है। हम भी दे दिए तो ग्रुप में, हाँ 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 आ गया आ गया। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे दिखा इसलिए मैं ला दी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ पॉलिटिक्स रूट इन ह्यूमन नेचर में उस दिन तुम लोगों को याद कराई थी। वीटो, अच्छा वीटो वाला पढ़ाई देती हूँ यार, समझा रही हूँ, देखो। यूनिट वीटो समझा दीजिए एक बार, मैं समझा रही हूँ, देखो। देखो क्या होता है, बोले कि यूनिट वीटो का मतलब क्या है कि अब कंट्री जो है ना कलेक्ट होकर अपना न्यूक्लियर पावर बना रही है। अब न्यूक्लियर का, अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना यूनिट होकर, मतलब ये इसका एक अलग मतलब डिफरेंट लग रहा मुझे। क्योंकि ये क्या बोले कि अब कंट्री क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यूटो कलेक्ट कर कर, है ना, न्यूक्लियर पावर बना रही है। अब जब न्यूक्लियर पावर बना रही है ना कंट्री, जब न्यूक्लियर कंट्री बन रही है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कभी कभी डिटरेंस भी हो जाता है, और कभी कभी बहुत बड़ा वार का भी सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि तुम देखी होगी। अभी मैं बता रही हूँ, जैसे जब फिलिस्तीन और इजराइल में वार चल रहा था तो ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि हो सकता है कहीं ना थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, ऐसा ना हो कि रशिया जो है वो ईरान के साथ मिल जाए, ईरान हमास के साथ मिल जाए, फिलिस्तीन तो बेचारा कुछ कंट्री नहीं है, वो नहीं है, हमास के बारे में बोल रही है। ये लोग सब एक ग्रुप बना के, है ना, आ जाए लड़ने के लिए, इधर से पूरा वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इसराइल, इसे यूके फ्रांस ना आ जाए तो थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि डर क्यों रहता थर्ड वर्ल्ड वार से, इंसान डर क्यों रहा, क्योंकि ये जो सारी कंट्री ना सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। फिर कभी कभी तुम देखोगे सिचुएशन ऐसा आता है कि एकदम दोस्ती हो जाता है, जैसे अभी तो डिटरेंस हो जाता है, जैसे कि तुम अभी देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन का, मतलब रशिया का तारीफ कर रहे थे, यूक्रेन का वो अगेंस्ट में बोल रहे थे, देखी ना।
तो इस तरह का सिचुएशन हो जाता है। तो वो बोले यूनिट वीटो सिस्टम में क्या होता है कि लोग यूनिट होकर कलेक्ट होकर एक साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स को है ना कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि एकदम जो लिखा हुआ है ना म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड और डिस्ट्रक्शन मतलब मैड, मतलब उसका मतलब क्या है कि कभी कभी तो दुनिया का मतलब बर्बादी के कगार पे आ जा रहा, डिस्ट्रक्शन के कगार पे आ जा रहा, ऐसा सिचुएशन हो गया है। और कभी कभी डिट्रेंस हो जाता है ना। कभी कभी एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ दोस्ती था, जैसे अभी तुम देखोगी इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अब और बिगड़ गया है ना ये अटैक होने के बाद। लेकिन कभी कभी देखोगी तो एकदम बैटर होने लगता है। इंडिया पाकिस्तान का तो छोड़ ही दो, तो कभी बैटर होता ही नहीं है, छोड़ दो। मतलब ऐसे अगर तुम देख जैसे अभी चीन का और इंडिया का चलो अभी ठीक है, फिर कभी कभी देखना कभी रिलेशन खराब हो जाता है, कभी लगता है वार ही होगा है ना, गलवान वैली हुआ था तो लगा था कि वार होगा। तो उसी तरह बोला कि अब जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, अब जो सिस्टम जो ये भी एक सिस्टम अप्लाई हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 6 तरह का बोला कि मॉडल है जो कि दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। कभी ये कभी ये कभी वो मॉडल अप्लाई किया था। कभी तो वर्ल्ड बैलेंस बना के रखता है, कभी बायोपोलर रहता है, कभी लूज नहीं, कभी लूज बायोपोलर हो जाता है, कभी बायोपोलर हो जाता है। फिर यूनिवर्सल सिस्टम भी बन जाता है कि दुनिया पूरा एक ही लॉ को मानेगी, है ना। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद यूनिट वोटो बन जाता है, इस तरह से पूरा एक वर्ल्ड बना रहता है। लेकिन यही जो सिस्टम है ना फॉलो होता है। ये मॉर्गन थे बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्थन कपलान बोले, सॉरी मैं मॉर्गन थे सामने लिखा होने इसलिए मैं बोल रही हूँ मार्थन कपलान, ठीक ना। कपलान, कपलान का 6 है। ये इंटरनेशनल सिस्टम में जो 6 मॉडल दे रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 6 मॉडल जो देते हैं, सिस्टम अप्रोच, अभी हम क्या पढ़े, सिस्टम अप्रोच पढ़े हैं ना, सिस्टम थ्योरी पढ़े। तो इस सिस्टम थ्योरी के लिए जो 6 अप्रोच है या 6 मॉडल है, किसने दिया है, मॉर्थन कपलान ने दिया है ना। कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, कैसे मॉडल चलता है, कैसे पहली कंट्री बैलेंस बना के रखती है। उसके बाद तुम्हारा लूज हो जाती है, फिर लूज सिस्टम आ जाता है, फिर बायोपोलर हो जाता है, टैट बायोपोलर हो जाता है, यूनिवर्सल होता है, हायरार्किकल हो जाता है। ये सब मॉडल है कि ये अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जा सकता है ये सब सिस्टम वर्ल्ड में। आयर में ये सब सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है ना। जैसे हायरार्किकल सिस्टम, व्यूटो बोर्ड सिस्टम, ठीक है। अच्छा बताओ तुम लोगों को समझ में आया तो मुझे इसमें बोलो हाँ, नहीं समझ में आया तो भी बोलो ना। और मैं तुम लोगों को आज सोची थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर और प्रेसिडेंट वाइस में क्वेश्चन दूंगी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मैं इंटरनेट का वजह से सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई इसलिए। मैं कल वो वाला क्लास करवाऊंगी, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेकर आती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अच्छा क्लास यहीं तक रहने दे रही, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, ओके।